नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे मोबाइल ऐप और डेटा सुरक्षा को लेकर कि किस तरीके की चिंताएं हैं। लोगों की जिंदगी के मनोरंजन और जानकारी के लिहाज से मोबाइल पर हजारों की संख्या पर ऐप आती है और बहुत सारी ऐप हमारा डाउनलोड करते हैं बिना किसी पड़ताल या फिर सिक्योरिटी चेक के कि असल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोबाइल ऐप हमारे और आपके मोबाइल से हमारी अहम जानकारी को चुरा कर उसका दुरुपयोग करे, चाहे वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर देश की सुरक्षा के लिहाज से। और इसीलिए समझना बेहद अहम है कि जो आज के दौर में जब हम देखते हैं कि किसी एक ऐप यानी कि टिकटॉक को देखें करीब 20 करोड़ से ज्यादा यूजर, और ऐसे में किसी भी एक ऐप के यूजर कितनी तेजी के साथ न सिर्फ देश और दुनिया में बढ़ रहे हैं, उतना ही बड़ा ये खतरा भी है। तो समझेंगे आज इस खतरे को, उसे कैसे पहचाने और उससे बचने का रास्ता क्या है, इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं जितिन जैन, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। जितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुज अग्रवाल हैं, चेयरमैन है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ से। आपका भी स्वागत है सर। और खुशबू जैन हमारे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं जितिन आपसे करना चाहूंगा, जब हम लॉकडाउन का हमने पीरियड देखा और उसके बाद धीरे धीरे जब ये लॉकडाउन खुल रहा है, ऐसे में मोबाइल और का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया और खास तौर पर मोबाइल पर आने वाली तमाम ऐप्स का ऐप से जुड़ा हुआ जो खतरा है सुरक्षा को लेकर या हमारी जानकारी और निजता को लेकर, वो वाकई है क्या और ये कितना बड़ा है? देखिए, अगर बहुत साधारण भाषा के अंदर समझाया जाए तो कई सालों से आप और हम अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते आए हैं। और जब हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, आपने देखा होगा विंडोज में या किसी भी मशीन पे करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन का एग्रीमेंट आता है, आप उसको नेक्स्ट दबाते हैं और उसके बाद वो जो है वो आपके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होता है। और 95% लोगों के कंप्यूटर पे किसी ना किसी तरह का एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस का कंसेप्ट ये है कि वो ये देखता है कि जो सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर है या सिग्नेचर है या जो फाइल आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या किसी एग्जिस्टिंग वायरस के डेटाबेस से मैच करता है। अगर ऐसा होता है तो आपको वार्निंग दी जाती है कि साहब इसके अंदर ये फाइल इन्फेक्टेड है या मैलवेयर है या एडवेयर है और आप इसको अनइंस्टॉल कर दें। और अगर मान लीजिए आपने पहले से इंस्टॉल और अगर बाद में आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते तो वो स्कैन करके कोई भी ऐसी मैलिशियस फाइल को या वायरस को पकड़ लेता है। ऐसा होता आया था। पर मोबाइल के जमाने में ये लैंडस्केप पूरा का पूरा बदल गया। जैसे अगर आप मोबाइल फोन का मॉडल देखें, एंड्रॉइड का मॉडल देखें, जब भी आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन तो वो अलग है, उसको भूल जाइए। खाली एक स्क्रीन आती है जहां से आपसे एक परमिशंस की स्क्रीन आती है कि ये एप्लीकेशन आपसे ये परमिशन लेना चाहती है। और जो 98% ऐप है वो जितनी भी पॉसिबल परमिशन एक मोबाइल के अंदर होती है वो आपसे ले लेती हैं। अगर टॉर्च एप्लीकेशन होगी तो वो आपसे कैमरे की फोटोज खींचने की, आपकी मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन लेगी। तो जितनी भी मोबाइल ऐप हैं, जो आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या वी चैट हो, वीवो की, हसीना की हम बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल परमिशंस, इंट्रूसिव परमिशंस आपके मोबाइल में हर वो काम करने की किसी ना किसी बहाने से लेती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वो परमिशन आप खुद इंस्टॉल करते समय दे रहे हैं, ये कोई एक तो सेलेक्टिव परमिशन उस समय पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है कि ये बाइनरी चॉइस है, 0 और 1। आपको या तो इंस्टॉल करना है तो सारी दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो एक बार अगर आपने परमिशन दे दी तो जो एंटीवायरस का कंसेप्ट है सस्पिशियस बिहेवियर का, वो काम नहीं करता। क्योंकि आपकी अगर फोटोज चुराई जा रही हैं, आपके कैमरा से फोटो खींची जा रही है, आपके वॉइस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके नेटवर्क के स्टेटस को चेक किया जा रहा है, बैटरी चेक करी जा रही है, या आपके मोबाइल के स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, ये सारी परमिशन आपने खुद दी है यूजर्स को। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल फोन के ऊपर इस जमाने के अंदर एंटीवायरस हैव ऑलरेडी फेल्ड। वो अब शायद किसी काम के है नहीं, क्योंकि और 0 डे का जमाना है, तो ये सिग्नेचर बदल बदल के इस तरह की एप्स इंस्टॉल होती हैं। अब जो स्पेसिफिक खतरा है, आप पिछले 5 के अंदर 3 रैकेट तो हमने एक्सपोज किए जहां आईएसआई की तरफ से सस्पिशियस मोबाइल ऐप को चलाया गया। इंडिया डिफेंस न्यूज, इंडिया सेना न्यूज, गेम्स के नाम पे एप्लीकेशंस बनाए गए और उनका यूआई वगैरह जो था वो एक आपको एक खबरों का पोर्टल जैसा एप्लीकेशन दिखता था, मगर पीछे से आपके हजारों सैनिकों के उनके फोटोज, वीडियोस, एसएमएस, कॉन्टैक्ट बुक सब चुराए गए और बाद में उसका इस्तेमाल एस्पियोनाज के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। इस समय एक सीधा सीधा कोई साफ तरीका नहीं है एक आम आदमी को जानने का कि मैं
ये एप्लीकेशन क्या सच में मेरा डेटा चुरा रही है? जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ या वीचैट हुआ चाइनीज, या ये जो आप टिकटॉक की बात करें, सारी एग्जैक्टली सेम परमिशन ले रही हैं। तो जो रह जाता है वो इंटेंट ऑफ डेवलपर है कि क्या वो डेटा को चुराना चाहता है या नहीं। चाबी उनके पास है, वो एक बार निकालना चाहते हैं कि बार बार डेटा निकालना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि भारत में जो दबदबा है वो तो अमेरिकन ऐप्स का है या चाइनीज ऐप्स का है। अमेरिका से लेके आपके राष्ट्रीय हितों का आपको किसी बाउंड्री का या इस तरह का कोई विवाद नहीं है। चीन से आपका जमीनी विवाद है, सैन्य विवाद है। इस चीज को लेकर चिंता है कि क्या चीन इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल डेटा चोरी करके जासूसी के लिए, सेंसरशिप के लिए, कंटेंट मैनिपुलेशन के लिए, इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए क्या कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। ओके रानू जी, यानी कि जैसा कि जितिन कह रहे हैं कि चाबी हम जब किसी भी मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं उसी वक्त दे देते हैं उस ऐप को, और वो उस चाबी से हमारे मोबाइल का ताला खोलकर कितना सामान या कितना, मैं कहूं कि जो कंटेंट है वो चोरी करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, ये इसके ऊपर है। तो फिर एक आम यूजर करे क्या? इस चाबी को क्या छिपा सकता है, बचा सकता है, या फिर परमिशन के लेवल पर वो क्या करे? देखिए, यूजर्स के लिए ये महत्वपूर्ण है समझना कि उन्हें किसी भी ऐप को या कितने ऐप्स को और क्या क्या फीचर्स को यूज करना है। कुछ थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और थोड़ी सी जानकारी उनको अपने बारे में रखनी पड़ेगी। जैसे 2-3 बड़े फेमस ऐप्स हैं, मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक ऐप की बात नहीं करूंगा। ट्रू कॉलर है। अब ट्रू कॉलर सिर्फ एक डेटाबेस है जो आने वाली कॉल के बारे में पॉसिबली वो किसका नंबर ये बताता है, लेकिन वो आपके फाइल एक्सेस भी मांगता है, वो आपके फोटो की एक्सेस भी मांगता है, वो आपके एसएमएस की एक्सेस भी मांगता है, जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मना कर दीजिए। अक्सर ये ऑप्शन होता है कि आप मना कर दीजिए। ओला ऐप है, टैक्सी का ऐप है, वो आपके एसएमएस की परमिशन मांगता है पढ़ने की, जबकि उसको एसएमएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोकेशन तो समझ में आती है कि ओला का अगर ऐप है तो उसको लोकेशन चाहिए, क्योंकि वो आपकी टैक्सी का कहां पर टैक्सी है, आप कहां जा रहे हैं, वो पूरा चाहिए उसको। लेकिन उसको एसएमएस की कोई जरूरत नहीं है। यूसी ब्राउजर है जो कि एक प्रकार की आपको ब्राउजिंग की सर्विस देता है, उसको आप अपनी तमाम बातें मत बताइए, परमिशंस मत दीजिए। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस जल्दीबाजी में या शायद उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सुविधा मिले और बस वो सारे परमिशंस दे देते हैं। तो हम सभी को ये डिस्क्रिशन यूज करना पड़ेगा कि जो परमिशन नहीं रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर ऐप में उसको ना दें। दूसरी चीज, अगर वो ऐप फिर भी उस परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ता है तो शायद हमें ये कठोर निर्णय अपने आप को लेना पड़ेगा कि हम इस ऐप को यूज ना करें। क्यों? अगर उसको उस इंफॉर्मेशन की जानकारी की आवश्यकता नहीं है और वो हमसे बराबर ले रहा है, लेने के बाद वो अपने सर्वर पे स्टोर कर रहा है, जो अब उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है कि पहले वो इंडियन सर्वर में स्टोर करते हैं और वहां से विदेशी सर्वर पे ले जाते हैं। तो इसका मतलब उनका जो इरादा है वो नेक नहीं है। वो जो हमें सो कॉल्ड फ्री सर्विस की बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर पेमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा हमसे लेना चाहते हैं। हमारे डेटा को, हमारी जानकारी को मिसयूज करना चाहते हैं अपने निजी फायदे के लिए, अपने कॉर्पोरेट फायदे के लिए हमारी जानकारी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हमें वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो हमें इसमें ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं रुकना होगा। और जो हम बहुत सारे ऐप्स 50, 60, 100, 200 या कई बार एडवाइजरीज जारी होती हैं सर्ट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी कुछ आया है, और भी एजेंसीज करती हैं, उस पर हम ध्यान दें और उन ऐप्स को हटाएं। कहीं ना कहीं उन ऐप्स को भी ये महसूस होगा कि जब लोग उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो शायद अपने बिहेवियर को बदलें। तो लोगों को ये थोड़ा सा जरूरत है ध्यान देने की। खुशबू, एक चीज जिस तरीके से हमारे दोनों पैनल्स ने कहा कि अगर कोई एक्स ऐप है और उसका एक दायरा सीमित है कि उसे ये जानकारी स्पेसिफिक चाहिए, तो बाकी जानकारी क्यों चाहती है? और क्या इसे लेकर कोई रेगुलेशन हमारे पास है या नहीं है? या फिर वर्ल्ड वाइड अगर देखें इस तरह के रेगुलेशंस की बात करें तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात उठी थी कि आप कितना डेटा यूजर से ले सकते हैं और क्या यूजर के पास में ऑप्शन है कि मुझे अगर ये डेटा नहीं देना है तो क्या मैं उस ऐप को डाउनलोड कर सकता हूँ या उसको यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसको लेकर एक एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था। बट वेरएस अभी अगर करंट लॉ की बात करें इंडिया में, तो हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो ये बोलता है कि आप कितना डेटा ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं।
डेटा की सिक्योरिटी को लेकर जरूर प्रावधान दिया गया है, और अगर उसको लेकर कोई ब्रीच होता है तो आईटी एक्ट जरूर इस बारे में बात करता है, बट उसके सिवा और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसमें नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो इन केस में अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्ट बहुत स्पेसिफिकली 69 सेक्शन 69 जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसको एक प्रावधान देता है कि वो उस चीज को लेकर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की जो बात होती है तो वो उनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसका अधिकार उनको दिया गया है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात आती है तो कोई भी ऐप है या कोई भी वेबसाइट है तो वो उसको देखकर उसके अंदर वो निगरानी कर सकते हैं। आई थिंक लेकिन हाँ, वर्ल्ड वाइड क्या कोई ऐसा फॉर्मूला अब तक या कोई ऐसा रूल मैकेनिज्म नहीं है कि जो भी ऐप कंपनियां हैं, और जैसा कि कहा, बहुत अहम बात की, भाई एक्स कंपनी को अगर सिर्फ एक ट्रैवल या कार रेंटल की कंपनी है, उसे आपके मैसेजेस, आपकी पिक्चर की परमिशन क्यों चाहिए? जी एकदम बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हम 9 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं प्रिवेसी के कोई भी ऐप को करने के लिए, उसमें वो आता है कि उसका एक नेक्सस होना चाहिए कि आप जो ले रहे हैं वो उस चीज के लिए ले रहे हैं जिस चीज के लिए आपका पर्पस या बिजनेस है, या जिस एम के लिए आपने उस ऐप को बनाया है। तो जो आपने जो एग्जांपल दिया कि ओला को लेकर तो उन्हें लोकेशन की जरूरत है, एब्सोल्युटली। एक फर्नीचर रेंटल शॉप को आपके कैमरे की, आपके माइक की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का एक नेक्सस होता है, उसको लेकर एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए, बट दैट इज स्टिल पेंडिंग। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो अगर हम चाइना की बात करें, अगर लेटेस्ट जो मूव हुआ है, जो हमारी इंडियन एजेंसी ने बोला है, सिक्योरिटी एजेंसी ने, ऑफ ब्लॉकिंग सम 52 वेबसाइट्स, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में प्रोविजन है, चाइना में वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते ये सारी चीजें फिल्टर होकर आती है। कोई भी ऐप आप डेटा नहीं ले सकते। वो थोड़े एक्सट्रीम में जाते हैं कि वो थोड़ी अथॉरिटेरियन है कि जितना भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं वो सरकार के साथ शेयर होता है। मैं सेम सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट देयर कैन बी प्रोविजन इन इंडिया ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू कि कितने लेवल ऑफ डेटा बाहर जा रहा है। आई थिंक डेटा प्रोटेक्शन बिल की हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए कि अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल विथ डेटा लोकलाइजेशन लॉ अगर आ जाता है तो ये बहुत सारी चीजें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जितिन, एक कंज्यूमर के लिहाज से, मैं एक आम पब्लिक जो कि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐप जरूरत है और कई बार हम बेवजह भी उन्हें अपने पास डाउनलोड करते हैं, लेकिन जो जरूरत है अब उससे हम बचें कैसे? और क्या हमारे पास, एक यूजर के पास, कोई ऑप्शन भी है कि हम उससे कह सकें कि आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उसके बावजूद हम उस ऐप का इस्तेमाल कर पाए? यानी कि लिमिटेड परमिशन के ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं है? और दूसरा कि ये कंपनियां किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं और राष्ट्रीय हितों के लिहाज से किस तरीके से? देखिए कविन जी, ये लिमिटेड परमिशन की या जो एक सेलेक्टिव परमिशन की आपने बात करी है, एंड्रॉइड के जो लास्ट 2 नए वर्जन है उसके अंदर तो है, मगर जो आप 70% पॉपुलेशन आप पुराने एंड्रॉइड उसके ऊपर देख रहे हैं उनमें ये परमिशन नहीं है। और जहां ऑप्शन भी है ये सेलेक्टिव परमिशन देने का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड है उसकी तरफ से दिया गया है। पर जो 90% ऐप्स आप देखेंगे, अगर आप सेलेक्टिव परमिशन देते हैं तो वो काम नहीं करती, वो फट जाती है, बिकॉज उनका कोड जो है वो दैट रिक्वायर्स ऑल द परमिशन। अब जैसे खुशबू ने एक बात उठाई कि वो ओला वगैरह के लिए जो उनको लोकेशन का परमिशन चाहिए, कई ऐप्स हैं जो मतलब बेवजह एसएमएस का परमिशन मांग रहे हैं। देखिए एक जो गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर हैं, जब इनके ऊपर एक एप्लीकेशन को अपलोड किया जाता है तो ये लोग जरूर एक बार स्क्रूटनाइज करते हैं कि भाई आपने ये जो परमिशन मांगी है आप इसको जस्टिफाई कीजिए, आपको क्यों चाहिए। ये अभी सिक्योरिटी के तहत पिछले 3 साल में हो रहा है, मगर यहीं पे सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। उबर आपको कहेगा या ओला आपको कहेगा कि साहब मेरे को एसएमएस की परमिशन चाहिए, क्योंकि जब पहली बार कोई व्यक्ति ओला को इंस्टॉल करता है तो इंस्टॉल करने के लिए एक ओटीपी आता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कस्टमर को इतनी मतलब तकलीफ ना उठानी पड़े कि वो एसएमएस जाके 3 शब्दों को टाइप करे, हम अपने आप पढ़ के जो है उसको आप उसमें डाल देना चाहते हैं। मगर इस आर्किटेक्चर में कहीं ये डिफाइन नहीं है कि जो परमिशन आप दे रहे हैं क्या वो सिर्फ पहली बार एसएमएस पढ़ने के लिए दी जा रही है, वो जिंदगी भर आपके सारे एसएमएस पढ़ता रहेगा। तो ये कहीं पे डिफाइन नहीं है, और इसी का मिसयूज सारा का सारा किया जाता है। फोटोज के लिए कहा जाता है कि साहब वो आपको प्रोफाइल पिक आपको लगानी होती है तो आप अपनी फोटो से चूज करेंगे, इसके लिए हम आपको फोटो ढूंढने के लिए परमिशन चाहिए। पर ये कहीं नहीं डिफाइन है पूरे आर्किटेक्चर में एंड्रॉइड के
कि वो फोटो की एक्सेस एक बार के लिए दी जाएगी या जब आप चाहेंगे तब दी जाएगी, हमेशा आपके बिना कहीं पीछे से लेता रहेगा। तो ये समस्या है। दूसरा जो एक खुशबू ने बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, देखिए अगर सच कहा जाए तो सारी बातें बेमानी हैं। जो कानून है वो उन लोगों पे लागू कर सकते हैं जो कानून को मानना चाहे, कानून के अधीन अपने आप को माने। जो बड़े एक्टर हैं, फेसबुक हुआ या जिनके इंडिया में ऑफिस, आप कहीं ना कहीं कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर उनके ऊपर तरह तरह के पेनल्टीज, आप पाबंदी या एक तरह से डायरेक्शंस दे सकते हैं। मगर जो कंपनीज है चाइना की, पाकिस्तान से जो ऑपरेट कर रही है, कहां से आप उनको यहां पे लाके खड़ा करेंगे? कैसे आप उनके ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे? जो आज आईबी की एडवाइजरी आई है और जिसको एनएससीएस ने भी कहा है कि इन 52 ऐप्स को ब्लॉक किया जाए, आपको पता है ऐसी एडवाइजरी पिछले 1.5 साल पहले भी आई थी और 90% ऐप्स उसके अंदर सेम थे। 3 या 4 को छोड़ के एडवाइजरी पहले भी आ चुकी है। हमारे पूरे सिस्टम के अंदर मैं पहली बार एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। समस्या है कि कोई आदमी या कोई संस्था जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। अगर आपको पता है ये ऐप मैलिशियस है, पिछली बार तो वर्ड मैलवेयर का इस्तेमाल किया गया था, साफ साफ कहा गया था कि एस्पियोनाज के अंदर ये लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है या शक है ऐसा हो रहा है, और उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ ऐप्स हैं उस कंट्री से है जहां आपका इतना बड़ा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जो आज आपको जो चीन का आप नाम लेना चाहिए और साफ बोलना चाहिए, तो एडवाइजरी से क्या होगा? या तो आप बैन कीजिए, बैन नहीं कर सकते, अगर आपके वो नहीं है तो आप इंडिया के अंदर प्ले स्टोर से कम इनका एक्सेस हटवा दीजिए। एडवाइजरी जारी करना एक तरह से ये बताने के बराबर है कि इस कुएं में कूद के आप मर जाएंगे मगर आपको रोका नहीं जाएगा। एक व्यक्ति आपके सामने आत्महत्या कर रहा है और आप ये कहें कि साहब आप मर जाओगे यहां कूदने से, मगर आप रोके नहीं, ये बेमानी बातें हैं। इसलिए एडवाइजरी का कोई मतलब नहीं है। एडवाइजरी के साथ साथ स्ट्रिक्ट शैडो बैन का एक्शन होना चाहिए जब तक ये कंपनियां अपना सोर्स कोड लाकर भारत सरकार की कस्टडी के अंदर ना दें, और अगर उसमें समस्या है तो इनके देश सॉवरेन गारंटी दे कि अगर ये कंपनियां एस्पियोनाज में पाई गई तो इनके खिलाफ भारत के कानून के तहत कार्रवाई करने में इनकी सरकारें मदद करेंगी। या तो सॉवरेन गारंटी हो, या इन कंपनीज की हमारे जुडिशियल सिस्टम के प्रति अंडरटेकिंग हो, या कम से कम ये अपना सोर्स कोड लाके दें। अगर तीनों ही चीजें आपके पास नहीं है तो खाली एडवाइजरी इशू करना एक नी जर्क रिएक्शन है कि चाइना के मामले में इतना कुछ हो रहा है, हमने भी एक एडवाइजरी निकाल दी। एक्शन लेना चाहिए, जरूरत उसकी है। अनुज, बहुत अहम जो जितने ने कहा कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम है और जिस रास्ते के थ्रू ये आती है, उसमें सिर्फ एडवाइजरी या कंज्यूमर पर छोड़ देना कि उससे बच पाएगा, नामुमकिन सा दिखता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है, और जो प्रपोज्ड कानून भी है वो भी ये कहता है कि अगर यूजर ने कोई कंसेंट दे दी तो फिर आप डेटा जहां चाहे ले जा सकते हैं, जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये समझना चाहिए कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, अब 70-80 करोड़ लोग हैं जो अडल्ट हैं, जो इसको यूज करते हैं, क्या वो इतने शिक्षित हैं? क्या वो इतने समझदार हैं? क्या वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है? क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि वो इस देश के एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं? हर व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री भी इसको कहते हैं, हम सभी लोग इसको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति इस देश का महत्वपूर्ण है, देश के लिए एसेट है वो। उसकी गतिविधियों पे अगर विदेश के लोग निगरानी रखने में सफल हो जाते हैं, उसकी आदतों को समझने में सफल हो जाते हैं, उसके बायोलॉजिकल मार्कर्स को पकड़ पाते हैं, ठीक है, और सभी तरह के उसके शैडो कर रहे हैं वो इन फोन्स के माध्यम से। पहले भी हमने देखा, हमारे एक एयरबेस पे जब अटैक हुआ था तो ये समझ में आया कि कुछ जो एप्स हैं वो उनकी लोकेशन वगैरह को शायद दुश्मन देशों को भेज रहे थे, और वो एप्स या तो गेमिंग के एप्स थे। ऐसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो मामूली एप्स हैं खेलने के लिए या फ्री वाले एप्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली जासूसी करने के लिए वो एप्स उन लोगों के फोन में डाउनलोड हो गए, और उससे वो बेस की पूरी जानकारी दुश्मन देशों की एजेंसीज तक पहुंची और उन्होंने एक बड़े हमले को कारगर किया और वो सारी जानकारी उनको मिली। तो जनता पर ये बात छोड़ देना, क्योंकि जनता नहीं इस चीज को समझ सकती है, तो जनता को नहीं समझना है, सरकार की जो एजेंसीज हैं उनको, और नी जर्क नहीं करना है कि किसी एक कंट्री की हम बात करें। आज एक कंट्री ठीक है हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है कि वो हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है, लेकिन कल को दूसरे और भी कंट्रीज हो सकती हैं जो हमारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे होस्टाइल हो सकते हैं, हमारी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमर्शियल मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आज हमारे देश के सारे लोगों की प्रोफाइल बाहर के देशों तक चली गई है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में हमने देखा कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करी गई थी। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के उसको सख्ती से लागू करें, इसको जनता के ऊपर नहीं छोड़े। कानून भी बनाएं, जीडीपीआर भी है, यूरोप में बहुत अच्छा कानून है, सख्त कानून है, लेकिन जहां पर बात सिर्फ यह आ जाती है कि हम इसको जनता के ऊपर छोड़ते हैं, तो जनता तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मजबूरी में उस चीज को एग्री करेगी, वो कोई कंसर्टेड एक्शन नहीं ले सकती। सरकार की एजेंसी समझ के कंसर्टेड एक्शन ले सकती है।
खुशबू, ये बहुत अहम है कि हिंदुस्तान में जो यूजर है उसमें बड़ा हिस्सा है जो कि अशिक्षित है। दूसरा एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे शायद ये समझ नहीं है या कम है कि असल में इस तरह की गोपनीय जानकारियों का दुरुपयोग कहां पर किस तरीके से दूसरे देश और कुछ एजेंसियां कर सकती हैं। ऐसे में सरकार अगर कड़ा कदम उठाती है तब भी विरोध होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है और ये किसी तरह की पाबंदी जो है उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसा कि जतिन कह रहे हैं कि सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से अगर हम करते रहे तो फिर जो समस्या है उसको कैसे रोकेंगे, तो रास्ता है क्या? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये बात होती है, जैसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन का रूल आता है, जैसे ही गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करती है, तो जो फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ, हमारी जितनी फ्रीडम है, हमारे जितने राइट्स है, उसको लेकर आई थिंक उसमें ज्यादा तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं कि ये तो हमारा फ्रीडम है, हम इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे रोक सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कि सिर्फ ये एडवाइजरी जारी करना, तो एडवाइजरी के साथ साथ में मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ एडवाइजरी है, एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। अगर ये वेबसाइट्स, अगर ये मोबाइल ऐप्स पाए जाते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेकर है, तो देयर इज अ प्रोसीजर। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 की बात करें, तो बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स वहां पे असाइंड है। उन सारे नोडल ऑफिसर्स अगर वो देखें कि किस तरीके से किन बेसिस पे ये सारे जिन मोबाइल ऐप्स या जिन वेबसाइट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके क्राइटेरिया में किस तरीके से ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इन्फ्रिंज, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है, तो ये सारी चीजें माइटी की तरफ एज अ कंप्लेंट जाती है नोडल ऑफिसर्स की तरफ से। 5 लोगों की कमिटी एक माइटी में बैठकर इस चीज को देखती है, और अगर उनको सही लगता है तो वो उन लोगों को बुलाकर, जहां बुला सकते हैं, इस चीज को लेकर डिस्कशन होने के बाद में वो वेबसाइट्स या वो मोबाइल ऐप्स ब्लॉक हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जहां पे वो नहीं बुला सकते हैं, जहां पे जिन ऐप्स की आई थिंक जतिन बात कर रहे थे कि लेजिटिमेट तो ठीक है, जिनका प्रेजेंस है और जो लॉ अबाइडिंग है, जो जिनके साथ में आप कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स है या बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स और ऐसी वेबसाइट्स है जो जिन उन आउटफिट की तरफ से, जो आउटफिट ऑलरेडी ब्लॉक्ड है या जो आउटफिट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है उस कैटेगरी में जो एंटी नेशनल है, तो उनको वो क्लियरली वहीं पे ही ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तक ब्लॉक नहीं हुआ है। अगर आप डेटा देखेंगे तो माइटी हैज बीन बहुत हैंड्स ऑन है इस चीज को ब्लॉक करने के लिए, और वो ब्लॉक कर देते हैं। आई थिंक ब्लॉक करने के बाद में भी बहुत सारी समस्याएं वहां पे रह जाती है, बिकॉज ब्लॉक करने के बाद में भी VPN और बहुत सारे अलग तरीके हैं जहाँ पे आप इंटरनेट की दुनिया में उन चीजों को वापस एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए एडवाइजरी भी बहुत जरूरी होती है। तो आई एम सेइंग दैट दोनों चीजें चलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज चल रही है। बट 69 के प्रावधान के साथ में यस, गवर्नमेंट पावर है उनके पास में, अगर एंटी नेशनल कोई चीजें है या सॉवरेनिटी को लेकर है, और वो प्रोसीजर फॉलो होता है। ओके जितिन जी, मैं एक बात जोड़ सकता हूं। आम पब्लिक को करना क्या चाहिए? सरकार ठीक है, कानून का पालन सख्ती से हो, एडवाइजरी के साथ साथ बैन करना ये बेहतर कदम हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक को भी अवेयर होना होगा। उसे समझना होगा कि असल में इससे खतरा उसकी लाइफ में क्या हो सकता है और देश के लिए क्या हो सकता है। ये वो स्थिति है जहां बड़े बड़े ऐड सिनेमा थिएटरों के अंदर सिगरेटों के डब्बे पे दिखाए जाते हैं कि सिगरेट पीने से लोग मर जाते हैं, कैंसर होता है, मगर सिगरेट पीने को बैन नहीं किया जाता। खाली जनता के ऊपर छोड़ेंगे तो ये बीमारी का इलाज कभी होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशंस, जिन एप्लीकेशन की अगर आप लिस्ट देखें 52 के ऐप के अंदर, उसके अंदर 7 एप्लीकेशंस MI के हैं, Xiaomi नाम की कंपनी के हैं। Xiaomi, Oppo, ये तीनों चारों कंपनियां जो हैं, ये जो माइट, ये चारों की पेरेंट कंपनी एक ही है। कम से कम 8 डेमोक्रेटिक देशों के अंदर इन कंपनी को स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस कंपनीज कहा जा रहा है। स्पेशली मैं आपको नाम लेके हुआवी का नाम ले रहा हूं। इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस को, इन कंपनी की एप्लीकेशन को IB एडवाइजरी में डालती है कि ये एस्पियोनाज से रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क का दूसरी एडवाइजरी है। इसी देश के अंदर, इसी देश में अलग अलग सरकारों में कई मंत्रालय इन्हीं कंपनियों को लाके SEZ के अंदर यूनिट लगाने के ठेके देते हैं। तो मुझे जो लगता है, एक जो हमारी ये खाली एप्लीकेशन और टेलीकॉम सेक्टर की बात नहीं है कि 5G में आप हुआवी को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ये एक नेशनल पॉलिसी और टुवर्ड्स, मैं स्पेसिफिकली चाइना की बात कर रहा हूं, उसकी बात है। अगर आपको एक लगता है कि देश दुश्मन है या दोस्त है, दुश्मन है तो उसकी तरह बात कीजिए, अगर दोस्त है तो उसकी तरह बात कीजिए। अगर आज मैं आपसे एक फर्क पूछना चाहता हूं, और ये हमारी समाज की, हमारी सोच का, हमारे सबकी सोच का फर्क है। अगर आज एक पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर यूनिट लगाएगी तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे, हां या ना? और अगर आपका जवाब ना में है तो यही जवाब आपका चीन के लिए भी होना चाहिए। मेरे अपील है सरकार से कि जो एप्लीकेशंस, जिनमें विश्व में सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनके ऊपर आपको लगता है
कि एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस नेटवर्क है, जैसे टिकटॉक हुआ या माई एप्स हुए, और जहां आपको लगता है कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहां अगर आप इनके ऊपर कार्यवाही करना भी चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में जाने से पहले ही अच्छा है इन कंपनियों को, जब तक कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई ना करें, इनको शैडो बैन या टेम्पररी बैन कर दिया जाए। अगर ये आपको गारंटी देते हैं कि आप डेटा का इंस्पेक्शन हमारे डेटा सेंटर्स में आके कर सकते हैं, हम आपको कोड का इंक्रिप्शन, क्या बोल रहा हूं, इंक्रिप्शन की अगर आपके मांगने पे वो नहीं देंगे, मगर कम से कम एक ऐसे केसेस के अंदर जहां स्पिनाच का आरोप, हम पूरे के पूरा भारत के कानून के प्रति हम अपनी आपको आस्था को मानेंगे, तो उसके बाद आप इनको अलाउ कीजिए यहां पे काम करने के लिए। मगर अगर ये कंडीशंस नहीं मानते हैं, जैसा कि रेलवे के अभी जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है उसके अंदर भी कहा गया कि सॉफ्टवेयर का कोड देने से इंकार कर दिया, तो जिम्मेदारी लीजिए, इन्हें बैन कीजिए। बिल्कुल। अनुज, आपकी सलाह बहुत संक्षेप में सर। देखिए, हमें अपने लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना है और डेटा लोकलाइजेशन करना है, क्योंकि ये सारे लोग जो डेटा बाहर लेके जा रहे हैं उसको यूज और मिसयूज कॉमर्शियल भी करते हैं, और जो कुछ दूसरी कंपनीज हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं वो स्पाइनाइज वगैरह के लिए भी करती हैं। अगर हम पहला स्टेप लें जो कि बहुत आसान है, सरकार के लिए भी जनता के लिए भी यूजफुल है, और उनका जुरिस्डिक्शन भी फिर इंडिया में हो जाएगा कि जो भी लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जो भी हमसे यहाँ पर पेमेंट ले रहे हैं, जनता से हमारे पेमेंट ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, या जो भी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही रखेंगे, उन्हें बाहर भेजने की छूट ना दी जाए। एप्स को बैन करना मुश्किल होगा क्योंकि वो कहीं ना कोई अच्छा सोशल पर्पस भी सर्व कर रहे होते हैं। हमारा रिस्क सिर्फ तब होता है जब वो डेटा वो बाहर चला जाता है और दूसरी सरकारें उसको गलत तरीके से या वो कॉर्पोरेट उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम उन एप्स को अलाउ करें और उनको बोले कि आप डेटा बाहर नहीं ले जा सकते, आप डेटा यहीं रखिए, यहां रहेगा तो हम उसका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, हम वहां जाके देख भी सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर वो बाहर चला गया तो फिर ऑब्वियसली बहुत लंबा प्रोसेस है और जा भी नहीं पाते हैं, कई सरकारें हेल्प भी नहीं करती हैं। तो सबसे आसान मुझे लगता है वो ये कि हम डेटा को यहां रखें, फिर उसकी निगरानी भी आसान हो जाएगी, जनता के लिए भी, पुलिस के लिए भी, और भी जो एजेंसीज हैं जब वो चाहेंगी जाके वहां देख लेंगी। खुशबू, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल। मैं डेटा लोकलाइजेशन की बात तो बहुत पहले से कर रही हूँ कि अगर डेटा लोकलाइजेशन हो गया तो हमारी बहुत हद तक सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अगर डेटा लोकलाइजेशन के बाद में भी कोई डेटा बाहर जाता है तो एक कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए कि कितना डेटा यहाँ से मल्टीप्लाई या कब कॉपी हुआ है, फॉर व्हाट पर्पस। ये सारा ट्रेल अगर हमारे पास हो जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है चीजों को सॉल्व करने के लिए। दूसरा एक और एस्पेक्ट होता है, जब हम इंटरमीडिएट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज जितने मोबाइल एप्स है या जितने प्लेटफॉर्म्स है जो इन मोबाइल एप्स या इनको होस्ट करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट। तो अगर आप इंटरमीडिएट की लाइबिलिटी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो शायद कुछ हद तक चीजें सॉल्व हो सकती है। एट द सेम टाइम आप ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट को ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना होता है, पर आप ड्यू डिलिजेंस के कोई पैरामीटर को डिफाइन नहीं करते जहां तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है, तो उसको भी डिफाइन करना थोड़ा बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ एक और चीज है कि गवर्नमेंट को कोई रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अफेक्टेड पर्सन को, अगर उसका कोई राइट अफेक्ट होता है, उसका कोई डेटा बाहर जाता है, तो अनऑथराइज्ड डेटा अगर उसका कलेक्ट होता है, जो हमने बाकी ऐप्स की बात की जो अनऑथराइज्ड जबरदस्ती आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उन सब सिनेरियो में अफेक्टेड पार्टी के पास में कोई अफेक्टिव रेमेडी नहीं है, बिकॉज आईटी एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस डेटा ब्रीच से या उस डेटा से उससे, तो ही आपके ऊपर 43A और उसमें आप जा सकते हो। ओके, चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और समझाने के लिए असल में किस तरीके से मोबाइल ऐप हमारे, आपके और देश के लिए खतरा हो सकती है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।